प्राचीन भारत में सोचिए 16 बड़े बड़े राज्य थे, महाजनपद, हर कोई अपने आप में ताकतवर। लेकिन जब इन सब में सबसे बड़ा बनने की होड़ लगी तो बस एक ही नाम इतिहास में गूंजा, मगध। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक राज्य ने बाकी 15 को पीछे छोड़कर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि मगध के पास ऐसा क्या था जो दूसरों के पास नहीं था? क्या ये सिर्फ कुछ बहादुर राजाओं का कमाल था, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी? देखिए, मगध की कहानी किसी राजा से पहले उसकी जमीन से शुरू होती है। राजाओं की तलवारों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन वजहों को जानना जरूरी है जिन्होंने मगध को एक ऐसी बढ़त दी जिसका बाकियों के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो मगध की ये जो पूरी ताकत थी ना, वो असल में 4 पिलर्स पर खड़ी थी। उसकी लोकेशन, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, खेतीबाड़ी से होने वाली जबरदस्त आमदनी और हाँ, एक के बाद एक आने वाले ताकतवर राजा। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज था लोहा। समझ लीजिए कि लोहा उस जमाने का सबसे एडवांस्ड हथियार था, और मगध के पास था छोटा नागपुर का पठार, जहां लोहे का खजाना भरा पड़ा था। इसी लोहे से बने बेहतर हथियार और औजारों ने मगध को एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीड दी जो बाकियों के लिए तोड़ना नामुमकिन था। मगध की दूसरी ताकत थे उसके जंगल। इन जंगलों से उसे 2 चीजें मिली, एक रथ बनाने के लिए मजबूत लकड़ी, और दूसरी उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक युद्ध हाथी। जरा सोचकर देखिए, जब हाथियों की एक जीती जागती दीवार दुश्मन की सेना को रौंदने निकलती होगी तो क्या होता होगा। ये उस जमाने के कह लीजिए लिविंग टैंक्स थे। और ये तो मतलब कमाल ही था। मगध की राजधानियां कुदरत के बनाए हुए किले थीं। पहली राजधानी राजगृह 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, और दूसरी पाटलिपुत्र नदियों से। मतलब कुदरत ने ही उन्हें एक तरह से अभेद्य बना दिया था। उन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। और ये तो मतलब कमाल ही था। मगध की राजधानियां कुदरत के बनाए हुए किले थीं। पहली राजधानी राजगृह 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, और दूसरी पाटलिपुत्र नदियों से। मतलब कुदरत ने ही उन्हें एक तरह से अभेद्य बना दिया था। उन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। और चौथी और शायद सबसे जरूरी ताकत थी पैसा। मगध की जमीन नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से बनी थी, जो सचमुच सोना उगलती थी। यहां इतनी फसल होती थी कि एक बड़ी सेना को खिलाना और खजाने को भरना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और देखिए, सीधी सी बात है, जिस राज्य का खजाना भरा हो, ताकत उसी के पास होती है। तो मैदान तैयार था, हथियार भी थे। बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस बारूद में आग लगा सके, और वो चिंगारी बनकर आया हर्यक वंश। तो चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने मगध के साम्राज्य की कहानी को असल में लिखना शुरू किया। इस वंश की कहानी शुरू होती है बिंबिसार से। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली थी। उनके बाद आया उनका बेटा अजातशत्रु, और फिर उसका बेटा उदयन। इन तीनों ने मिलकर मगध का नक्शा ही बदल डाला। बिंबिसार भाई वो एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी पॉलिसी बड़ी साफ थी। जहां दोस्ती से काम चल सकता था वहां दोस्ती की, जैसे अवंती के साथ की। जहां शादी करके ताकत बढ़ सकती थी वहां रिश्तेदारी बना ली, और जहां सिर्फ ताकत ही काम आनी थी वहां अपनी सेना का इस्तेमाल किया और अंग जैसे राज्य को मगध में मिला लिया। लेकिन सत्ता की भूख ऐसी होती है कि कहानी में एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट आया। बिंबिसार के अपने बेटे अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए अपने ही पिता को बंदी बनाया और फिर मार डाला। इस एक धोखे ने मगध का पूरा इतिहास बदल दिया। और ये जो हुआ ना, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। पिता की हत्या का यह सिलसिला ऐसा चला कि इतिहासकारों ने इस वंश को नाम ही दे दिया पितृहंता वंश। मतलब अपने ही पिताओं की हत्या करने वाला वंश। क्योंकि जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, वही आगे चलकर उसके बेटे उदयन ने उसके साथ किया। भले ही अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, लेकिन वो एक जबरदस्त योद्धा था। उसने काशी और ताकतवर वैशाली संघ को भी घुटनों पर ला गया, और इसके लिए उसने रथ मूसल जैसे नए हथियार भी बनाए। सोचिए, एक रथ जिसके आगे एक विशाल घूमने वाली गदा लगी हो, जो दुश्मन की सेना में तबाही मचा दे। तो हर्यक वंश का अंत हुआ, लेकिन मगध की कहानी का नहीं। उनके बाद मगध की गद्दी पर नए वंश आए, जिन्होंने हर्यक वंश की रखी नींव पर एक और भी बड़े और मजबूत साम्राज्य की इमारत खड़ी की।
हर्यकों के बाद आए शिशुनाग वंश, जिन्होंने वो काम किया जो हर्यक नहीं कर पाए थे। उन्होंने मगध के सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर आते हैं नंद वंश, और यहां से खेल पूरी तरह बदल जाता है। इसके संस्थापक महापद्मनंद ने मगध को एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। महापद्मनंद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्हें पुराणों में सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। वो खुद को एक राट कहते थे, मतलब इस धरती का एक अकेला राजा, कोई दूसरा नहीं। तो नंद साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। उनकी सेना विशाल थी, उनका खजाना भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि अब इन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां नंदों का सूरज डूबने वाला था। नंद वंश का आखिरी राजा था धनानंद, और ये वही समय था जब दुनिया जीतने वाला सिकंदर भारत की सीमाओं पर खड़ा था। कहा जाता है कि धनानंद की सेना की खबरें सुनकर ही सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इतनी ताकत थी नंदों के पास। लेकिन धनानंद जितना ताकतवर था, उससे कहीं ज्यादा घमंडी और लालची था। अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता था, और एक दिन उसने वो गलती कर दी जो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उसने अपनी भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया, और बस यही वो एक गलती थी जो उसे ले डूबी। उस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने कसम खाई कि वो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और इस काम के लिए उन्होंने एक साधारण से नौजवान को चुना और उसे तैयार किया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की ताकत ने मिलकर इतिहास बदल दिया। लगभग 322 ईसा पूर्व उन्होंने धनानंद के विशाल साम्राज्य को धूल में मिला दिया। और इस तरह मगध की उसी जमीन पर जहां हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों ने राज किया था, अब एक नए सूरज का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य का। लेकिन मगध की कहानी यहां खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। देखिए, एक साम्राज्य बनाना एक बात है, लेकिन उसे उसकी बुलंदियों तक ले जाना, जैसा कि आगे चलकर अशोक महान ने किया, वो एक बिल्कुल अलग दास्तां है। शायद फिर कभी उस पर भी बात करेंगे।